हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग इंडिया की इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं और साथ में अभी जो फर्नीचर इंडस्ट्री है उसके बारे में भी बात करेंगे। साल 2022-23 में रसिया यूक्रेन वार के बाद ग्लोबल कमोडिटीज़ प्राइस बढ़ गई थी। उस समय जो इन्फ्लेशन है वो पूरे वर्ल्ड में फैल गया था। उसके बाद धीरे धीरे इन्फ्लेशन से ईज पाया गया और सबसे पहले डेवलप्ड कंट्री ने इन्फ्लेशन पे काबू पाया। उसके बाद डेवलपिंग कंट्री ने। तो उसके बाद इंडिया का जीडीपी ग्रोथ पहले तो ठीक ही ठाक था 2022 में, लेकिन उसके बाद 2023 में काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया और 2024 में भी ग्रो करेगा। लेकिन जो बेस इफेक्ट 2022 का था उसके कंपेयर में जो 2023 में बढ़ा था वैसा इस बार जीडीपी ग्रोथ नहीं होगी। फिर भी आरबीआई के फोरकास्ट के हिसाब से 6.5% की जीडीपी ग्रोथ रह सकती है। हमारे देश की जो रियल एस्टेट है वो काफ़ी सालों से डोरमेंट थी। 2007 में जो हाउसिंग बबल आया था उसके बाद से रियल एस्टेट लगभग लगभग अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रही थी। लेकिन कोविड के बाद अचानक से रियल एस्टेट में भी बूम आने लगी और जब रियल एस्टेट में बूम आने लगी तो साथ में जो फर्नीचर इंडस्ट्री है उसमें भी बूम आने लगी। रियल एस्टेट सेक्टर हमारे देश का जीडीपी का 8% है, जो काफ़ी बड़ा है। हमारे देश की पॉपुलेशन हाईएस्ट एवर हो गई है। 2023 में ही उसने चाइना को पछाड़ दिया है। ऐसे में इतनी भास्ट पॉपुलेशन और इतने लोगों को जो घर नए चाहिए होंगे तो उसके लिए तो रियल एस्टेट को ग्रो करना ही होगा। और जब रियल एस्टेट ग्रो करेगी तो उसमें फर्नीचर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी और वही फर्नीचर्स के लिए कई सारे ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं, उसमें से एक ग्रीन प्लाई भी है। हालांकि 10 साल पहले जो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स है उनका ही डोमिनेंस था। लेकिन जैसे जैसे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है इंडिया में, लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे हैं। जब लोगों के पास खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसे होते हैं तो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास जाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास भरोसा होता है। और इंडिया में बेसिकली जो फर्नीचर इंडस्ट्री है वो दो पार्ट में काम करती है। पहला है प्लाईवुड और दूसरा है एमडीएफ। तो जो प्लाईवुड है उसमें अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स बहुत ज़्यादा है। उसका वजह है कि इसमें इनिशियल कैपिटल काफ़ी ज़्यादा नहीं लगती है और जो सेटअप के लिए जो फैक्ट्री चाहिए या प्लान चाहिए उसमें भी ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। और बहुत पुराने समय से प्लाईवुड में काम कर रहे लोग के पास एक अच्छा खासा स्किल सेट भी है। लेकिन जो नया इंजीनियरिंग मटेरियल है जो एमडीएफ है, ये काफ़ी अच्छी है। ये इंजीनियरिंग मटेरियल है, इसको हम मशीनिंग कर सकते हैं अच्छे से, इसमें हम पेंटिंग कर सकते हैं और इसका जो रेट है वो कंपेरेटिवली प्लाईवुड से चीप है। तो ऐसे में इसमें ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास एक एज आ जाता है जो कि अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास नहीं है। जितने भी डेवलप्ड कंट्री है उसमें 70% एमडीएफ है और 30% प्लाईवुड है। लेकिन इंडिया में ऐसी सिचुएशन नहीं है। इंडिया में अभी भी 50% एमडीएफ है और 50% प्लाईवुड है। लेकिन आज से हम 10 साल पहले जाएँ तो ये सिनेरियो भी काफ़ी उल्टा था। यहाँ पे एमडीएफ सिर्फ 10% थी और प्लाईवुड 90%। तो इसका वजह था कि यहाँ पे एमडीएफ प्लांट यहाँ पे नहीं आई थी, लोगों के पास उतनी जानकारी भी नहीं थी और लोगों का उतना भरोसा नहीं था। लेकिन जैसे जैसे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, लोग बाहर की कंट्री में देख रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि एमडीएफ ज़्यादा अच्छा है। और आज के टाइम में लोग इन्वायरमेंटली भी कंसर्न हो गए हैं, तो वो चाहते हैं कि वो सारी चीज़ों को यूज करें जो कि इन्वायरमेंट के लिए सही हो। तो इसलिए एमडीएफ का जो ये मार्केट है वो बढ़ता जा रहा है। और यही वजह है कि ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री ने 2017-18 में ग्रीन पैनल नाम का एक अलग से डिमर्ज किया था कंपनी को। उसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। और हम ये अब हम इसमें ये देखेंगे कि जब एमडीएफ लगातार ग्रो कर रही है, काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है और आने वाले टाइम पे 70% मार्केट कैप्चर करेगी, फिर भी हम ग्रीन प्लाई के बारे में आज क्यों पढ़ेंगे, इसके बारे में भी हम आज डिटेल्स में समझेंगे। दोस्तों, ग्रीन प्लाई काफ़ी पुरानी कंपनी है। इसके जो मैनेजमेंट है वो 40 साल से काम कर रहे हैं। ये नागालैंड की कंपनी है और ये उन पुराने कंपनी में है, वो पुराने लोग हैं जो कि सबसे पहले ऑर्गेनाइज प्लेयर में काम करना चालू किए। ये वन ऑफ द ओल्ड कंपनी है जो कि ये जो कि ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर है। और इसके बाद बहुत सारे कंपनी आई, लेकिन जो आज इंडिया की टोटल फर्नीचर इंडस्ट्री है उसमें ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स में इसकी जो मार्केट शेयर है वो 26% है, जो काफ़ी अच्छा है। और ये बेसिकली इससे भी ज़्यादा थी, लेकिन एमडीएफ सेगमेंट को जब अलग किया गया तो उसमें इसकी परसेंटेज थोड़ी सी कम हो गई। इसका डोमेस्टिक कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 90% है और जो एक्सपोर्ट है वो 10% है। और अभी जिस तरह से ये नए नए प्लांट को एक्वायर कर रही है, एमडीएफ मार्केट में फिर से ये खुद को अलग से उसमें एक्सपेंड कर रही है और जो नए नए इनोवेटिव जो मटेरियल्स है उस पे भी ये काम कर रही है। उसमें भी हम लोग बात करेंगे कि इसकी CWIP काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो आने वाले टाइम पे मुझे लगता है जिस तरह से फर्नीचर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, एक एस्टिमेशन के हिसाब से 2024 से 32 के बीच में इसकी जो ग्रोथ होगी वो 10% से ज़्यादा होगी, जो कि बहुत ज़्यादा है। 10% का CAGR अपने आप में बहुत बड़ा है। वैसे में और दूसरी बात है कि लोग अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर की तरफ आ रहे हैं। पहले 10 साल पहले जो कि जितने लोग अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से खरीदते थे
वो चीज़ें अब धीरे धीरे कम हो रही है और इधर लगातार फर्नीचर इंडस्ट्री की ग्रोथ भी हो रही है। तो ऐसे में ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री का भी ग्रोथ हमें अच्छा दिखता है। तो बेसिकली हम बिजनेस एनालिसिस में ये देखते हैं कि बिजनेस सस्टेनेबल है या नहीं, और अगर है तो इसकी ग्रोथ क्या है, इसकी मैनेजमेंट कैसी है, मैनेजमेंट क्या चाहती है। और जब हमें लगता है कि बिजनेस सस्टेनेबल है, मैनेजमेंट काफ़ी एग्रेसिव है और फाइनेंस का काफ़ी अच्छे से यूज करके अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपेंड कर रही है, तो ऐसे में हम उसमें आगे बढ़ते हैं और उसमें हम फाइनेंशियल एनालिसिस की तरफ जाते हैं। तो इसके लिए हम स्किनर.इन में आते हैं और सबसे पहले मैं इसे पहले ही खोल के रखा था, ये है ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री। हम इसमें ग्रीन पैनल को भी देखेंगे, लेकिन पहले हम ग्रीन प्लाई को देखते हैं क्योंकि इसी के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं। तो इसकी बेसिकली मार्केट कैप है 4200 करोड़, जो कि स्मॉल कैप है। इसकी जो स्टॉक पी है वो 42 है और जो ग्रीन पैनल है इससे ज़्यादा है। उसका वजह है कि एमडीएफ का मार्केट ग्रो काफ़ी जल्दी से कर रही है, तो उसका पी थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे पी, इंडस्ट्रियल पी जो 56 है, उसके कंपेयर में यहाँ पे ठीक ठाक है। लेकिन मैंने बताया था कि इसकी जो बिजनेस है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, और वैसे केस में जो 42 का पी ये जस्टिसिएबल है। अब इसके बाद हम इसमें आते हैं डेप्थ में, जो कि 453 करोड़ है। ये भी अमाउंट सिग्निफिकेंट है, लेकिन डेप्थ टू इक्विटी इस तरह के सेक्टर में 0.15 होना ये नॉर्मल है, क्योंकि ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, इसमें काफ़ी कैपिटल लगती है। इसके जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी आप फ्लक्चुएट करते हैं, और गवर्नमेंट का भी काफ़ी इंटरवेंशन होता है, क्योंकि ये टिम्बर्स पे इनका जो रॉ मटेरियल होता है वो टिम्बर होता है। और अभी जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी आई है उसकी वजह से जो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स है उनको भी एक बड़ा झटका लगा है। उसका वजह यह है कि अभी गवर्नमेंट काफ़ी सारी इन्वायरमेंटल पॉलिसीज लेके आ रही है और रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहे हैं। तो ऐसे केस में उनके जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस के दाम है वो बढ़ जाते हैं, और उनको ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर को बीट करना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। तो ये भी एक एडवांटेज है यहाँ पे ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री के पास। तो इसके मैट्रिक्स ओके ओके है। अब हम इसके पीयर्स में आते हैं। तो पीयर्स में इसके ऊपर है ग्रीन पैनल इंडस्ट्री, जो कि इसी से डिमर्ज हुआ है। इसे हम आगे बैलेंस शीट में देखेंगे। तो इसका P53 है, लेकिन हमने इसे क्यों नहीं लिया, इसका वजह है यहाँ पे इसका चार्ट पैटर्न एनालिसिस। ग्रीन पैनल इंडस्ट्री में कोई भी चार्ट पैटर्न नहीं बन रहा है, और ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री में इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ इस कंपेयर में ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसकी अच्छी खासी ग्रोथ है, और इस वजह से कंपनी काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंड भी कर रही है। और इसका चार्ट पैटर्न ग्रीन पैनल के कंपेयर में काफ़ी अच्छा है, इसे हम बाद में देखेंगे। अब हम इसके बाद आते हैं इसमें क्वार्टर रिजल्ट्स पे। तो क्वार्टर रिजल्ट्स पे हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट को ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो इन्होंने टैक्स दिया है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग दिया है, तो हमें नेट प्रॉफिट से ये जज करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम इसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेंगे। तो यहाँ पर जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो हाईएस्ट एवर तो नहीं है, लेकिन रिजल्ट काफ़ी अच्छी है। इसमें जो सेल्स है वो 640 का, वो जो कि हाईएस्ट एवर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 8% है। तो चूंकि ये बिज़नेस काफ़ी पुरानी है और इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन आपको 8-10% से ज़्यादा नहीं रहेगा। तो चूंकि 8% है तो ये ओके ओके है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट है क्वार्टरली रिजल्ट, ये बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ओके ओके है। तो अब हम इसके एनुअल रिजल्ट में आते हैं, और यहीं पे सारा चीज़ें डिफरेंट हो जाती है। उसका वजह है कि यहाँ जो सेल्स है, जो टीटीएम है ट्रेलिंग 12 मंथ, उसमें ये हाईएस्ट एवर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पहले के कंपेयर में कम है। अब मैं यहाँ पे बताऊंगा कि साल 2017 में 15% से अचानक से घट के 9% क्यों हो गए। उसका वजह है यहाँ पे डीमर्जर होना। एमडीएफ के केस में जो प्रॉफिट मार्जिन है वो थोड़ा ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स नहीं है। लेकिन जो प्लाईवुड है, जिसमें बहुत सारे लोग बहुत पहले से काम करते आ रहे हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे इसमें प्रॉफिट मार्जिन कम है। तो 2017 के बाद 18 से डिमर्ज तो हो गई थी, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसका 2019 में हुआ। तो यहाँ पर जो है रिजल्ट हाईएस्ट एवर है, सेल्स हाईएस्ट एवर है। रिजल्ट भी अगर कंपेयर में देखें तो ये हाईएस्ट एवर है। 2017 से पहले ये दोनों कंपनियां मिली हुई थी, ग्रीन पैनल और ग्रीन नाम। तो अगर उन दोनों का हम अगर प्रॉफिट देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो अभी वापस से उसी प्रॉफिट पे ये आई है, लगभग 5 से 6 साल के बाद में। तो अब हम इसका बैलेंस शीट में आते हैं। तो बैलेंस शीट में देखते हैं कि कंपनी के जो शुरू में लोन थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, डेप्थ काफ़ी ज़्यादा थे। लेकिन अचानक से 2018 में जब डिमर्जर हुआ तो उसके बाद से इसके डेप्थ कम हो गई, क्योंकि ये सारा बिजनेस को उसके बिजनेस को अलग किए, और एमडीएफ के केस में वो नया नया प्लान सेटअप कर रहे थे, इसलिए जो डेप्थ थी वो उनके पार्ट में चली गई, और यहाँ पे बहुत कम डेप्थ रहा। और रिजर्व्स भी चले गए, क्योंकि डिमर्जर हुआ तो रिजर्व्स भी जाना ही था। और यहाँ पर जो फिक्स एसेट है 2017-18 में 580 था, वो 2019 में ऑफिशियली जब डिमर्जर का अनाउंसमेंट हुआ तो घट के आधा से भी कम हो गया। लेकिन वापस अभी धीरे धीरे इसने ग्रो करके 848 कर दिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फिक्स एसेट भी लगातार बढ़ रही है, बोरोइंग भी मॉडरेटली कम है, क्योंकि इसमें रिजर्व्स बढ़ रहा है। बोरोइंग को हम अकेले डिसाइड नहीं करेंगे, इसके लिए हम यहाँ रिजर्व्स भी देखेंगे। डेप्ट टू इक्विटी का मतलब ही होता है डेप्थ जो बोरोइंग है डिवाइडेड बाई रिजर्व्स प्लस इक्विटी कैपिटल। तो बोरोइंग यहाँ पे रेशियो के फॉर्म में ज़्यादा नहीं बढ़ा है।
तो अब हम इसके बाद आते हैं कैश फ्लो। तो कैश फ्लो यहाँ पे लगातार पॉजिटिव है, मीन्स कंपनी के पास अच्छा खासा फ्री कैश है जिससे वो डेली बिजनेस ऑपरेशन कर सकता है। और फंडामेंटल ट्रेडिंग में रेशियो की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ देखने की है कि दिसंबर के महीने में यहाँ पे पब्लिक की जो पार्टिसिपेशन है वो सबसे ज़्यादा है, 14% के आसपास। उसके बाद लगातार लगभग एक साल से धीरे 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 बिग प्लेयर्स माल को यहाँ पे धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर रहे हैं। उससे हम यहाँ पर चार्ट पैटर्न में देखेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ ग्रीन पैनल के चार्ट पैटर्न पे आते हैं। और ये ग्रीन पैनल का है, ग्रीन लैम्प का, ग्रीन प्लाई का बाद में आएगा। यहाँ पर जो है चार्ट पैटर्न ये जस्टिसेबल नहीं है। यहाँ पे चार्ट पैटर्न में क्लियर नहीं है, थोड़ा क्लियर है कि यहाँ पे कब विथ हैंडल बन सकता है। लेकिन जब हम इसके फाइनेंशियल में आते हैं, ग्रीन पैनल का जब हम फाइनेंशियल में आते हैं क्वार्टर रिजल्ट्स पे, तो हम यहाँ देखते हैं कि इनकी जो सेल्स है वो काफ़ी कम है मार्च 2023 के कंपेयर में, 22 के कंपेयर में, सितंबर में। तो जब इनकी सेल्स इतनी कम है, प्रॉफिट कम है, प्रॉफिट मार्जिन भी कम है, तो वैसे केस में फाइनेंशियल एनालिसिस हमें अलाउ नहीं करता है कि हम इसके चार्ट पैटर्न एनालिसिस में जाएं। तो चूंकि इसका चार्ट पैटर्न ग्रीन पैनल का अच्छा है, लेकिन हम इसमें एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि फाइनेंशियल एनालिसिस में हमने देखा कि इसके फाइनेंसेस काफ़ी सही नहीं है। तो अब हम ग्रीन प्लाई का, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मैं बार बार एक ही वर्ड को यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री को हम लोग यहाँ पे समझेंगे क्योंकि इसका फाइनेंसेस भी काफ़ी अच्छे हैं। एनुअल रिजल्ट हाईएस्ट एवर है, क्वार्टरली रिजल्ट हाईएस्ट एवर नहीं है, सेकंड हाईएस्ट है, लेकिन वो काफ़ी अच्छा है। तो अब हम यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं इसमें जो सबसे अट्रैक्टिंग है, ये जो है जो साल 2018 में जो इसकी जो वैल्यू थी 350 के आसपास, उससे लगभग लगभग 6 साल के बाद इसने इसे तोड़ा है। और तोड़ने के बाद इसमें ब्रेकआउट भी आया, कुछ दिन तक ऊपर रहा, फिर धीरे 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 ये नीचे आया। और यहाँ पे नीचे आने की वजह ऐसा नहीं है कि इसके फाइनेंसेस में इशू है, यहाँ पे एफआईआई का सेलिंग प्रेशर भी था। और एक बार करेक्शन तो बनता है क्योंकि अगर बड़ी ब्रेकआउट आती है कई सालों के बाद, तो उसमें एक बार ब्रेकआउट टेम्प्रोरी आने के बाद उसमें करेक्शन आती है ताकि जो वीक प्लेयर है वो यहाँ से निकल सके। तो यहाँ पर लगभग 6 साल के बाद ये आया है, तो हमें यहाँ पर एक अच्छा खासा कव विथ हैंडल पैटर्न बन रहा है। तो हम लोग यहाँ पे कव विथ हैंडल पैटर्न बनाने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ, इसके क्लोजिंग प्राइस से ये लाइन ड्रॉ है, सॉरी ये नीचे होगा थोड़ा यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे एक फ्रेम में लाने के लिए इसको छोटा कर रहे हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पे एक बड़ा सा कप ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो ये रहा इसका कप। और मैंने पहले भी बताया था, एफएल इंडिया के केस में मैंने बताया था, यहाँ पर एफएल इंडिया है, इसे मैंने बताया था ये काफ़ी जल्दी काफ़ी अच्छा से ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि ऊपर जाने के बाद में ये नीचे नहीं, मतलब यहाँ से रेजिस्टेंस आने के बाद ऊपर जाके धीरे धीरे वो करेक्ट होकर फिर वापस जाती है। यहाँ पे नीचे जनरली आता नहीं है, आजकल पैटर्न ऐसा ही बन रहा है। सिमिलरली यहाँ पे ग्रीन पैनल में भी यहाँ पे ऊपर से ही नीचे आ रही है, यहाँ नीचे ऐसा करके ऐसा नहीं बन रहा है। इस वजह से हम यहाँ पे इसको हम यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पे इसने करेक्ट किया है, हालांकि इसने ऐसे जाके ऐसे होना है। तो यहाँ भी फिर इसने दोबारा यहाँ पे टेस्ट किया, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा अपसाइड पोटेंशियल गेन हमें दिखता है। तो जब हम अपसाइड पोटेंशियल गेन निकालते हैं, तो चूँकि ये बहुत काफ़ी दिनों का ब्रेकआउट है, तो ये जो इसका जो ये एग्जिट पॉइंट आएगा वो काफ़ी ऊपर आएगा। और वो एग्जिट पॉइंट जब काफ़ी ऊपर आएगा तो उसे अचीव करने में भी टाइम अच्छा खासा लग जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसका जो ये एग्जिट पॉइंट आएगा वो भी 50-60% से ऊपर ही आएगा। हम लोग चेक करते हैं कितना आएगा। अगर ये 56% आ रहा है, अगर ये 1.5 से 2 साल भी लगता है तो ये रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। लेकिन हम यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म भी यहाँ पर हम एग्जिट पॉइंट निकालते हैं, और वो होगा रेंज बाउंड ट्रेंडिंग के हिसाब से। यहाँ रेंज बाउंड ट्रेंडिंग भी हो सकती है क्योंकि ये एक सपोर्ट लाइन भी बन रही है, कव विथ हैंडल के लिए रेजिस्टेंस लाइन भी बन रही है। तो अब हम लोग इसे सपोर्ट लाइन देखेंगे। सपोर्ट या रेजिस्टेंस कंटेक्स्ट में होता है, कोई फिक्स नहीं होता है कि जो रेजिस्टेंस वो सपोर्ट नहीं बन सकता है। चार्ट पैटर्न एनालिसिस के बारे में हम थोड़ा डिटेल्स में फिर कभी बात करेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे टॉप का जो ग्रीन कैंडल है उसका क्लोजिंग प्राइस पे हम एग्जिट पॉइंट निकालते हैं जो कि 402 आ रहा है, जो कि करंट मार्केट प्राइस से लगभग लगभग 18.5%। अगर ये 6 महीने में भी आ जाता है तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न है। तो यहाँ पर 2 टारगेट प्राइस आ रहे हैं, एक आ रहा है लॉन्ग टर्म के लिए जो कि 1.5 से 2 साल लग सकता है, और दूसरा जो आ रहा है वो आपका शॉर्ट टर्म में। तो आपका बिहेवियर कैसा है, आप थोड़ा लंबा होल्ड कर सकते हो या नहीं, या आप तुरंत निकालना चाहते हो, ये आपके पर्सनालिटी पे सूट करता है, और आपकी साइकोलॉजी ऑफ माइंड कैसी है इस पर डिपेंड करता है। तो आप यहाँ पे दोनों कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं बता दूँ कि यहाँ पर मेरा बाय या सेल का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप स्टॉक खरीदते हैं
प्रॉफिट होती है तो भी आपकी वजह से हो रही है, और लॉस भी हो रही है तो वो भी आपकी वजह से हो रही है। मेरा काम है यहाँ सिखाना। मैं यहाँ पे बस बताना चाहता हूँ कि किस तरह से स्टॉक्स को एनालिसिस करते हैं, और उसमें हम सही एंट्री पॉइंट ढूंढते हैं और एग्जिट पॉइंट ढूंढते हैं। अगर स्टॉक काफ़ी अच्छा हो लेकिन उसमें अगर एंट्री पॉइंट गलत हो जाए तो हमें बहुत बुरा रिटर्न देगी, बहुत लंबे टाइम के बाद रिटर्न देगी। और यही वजह है कि जो शुरुआत में लोग आते हैं उनका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो काफ़ी दिनों तक लाल रहता है, क्योंकि वो गलत टाइम पे एंट्री करते हैं और उनका जो रिटर्न काफ़ी लेट से आता है। तो बहुत सारे लोग क्विट कर देते हैं, और जो लोग थोड़े से मजबूत होते हैं तो वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। थैंक यू।